तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज फिर से अपनी नई क्लास में आते हैं। अभी तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल राइट, उसका पार्ट 1, जो हमने आर्टिकल 12 से लेकर और 21 तक खत्म हो गया था। आज हम 21A से शुरुआत करते हैं और आर्टिकल 32 तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, तो बात करते हैं अपनी जर्नी। पहला आर्टिकल है शिक्षा का अधिकार। देखो, ऐसा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो एक चीज चाहते थे कि अपने नागरिकों को हम जो कुछ चाहें, जितना हम दे सके सब कुछ दे दें, लेकिन हमारी संरचनाएं उतनी नहीं थी। तो इंफ्रा भी तो होना चाहिए। जैसे हम चाहते थे कि हम सबको क्या दे दें, हम अनिवार्य शिक्षा दे दें, ठीक है, उसको भी किसमें जोड़ दें, फंडामेंटल राइट में जोड़ दें। लेकिन फंडामेंटल राइट में जोड़ तो दें, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, एक संरचना होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, उतने टीचर भी होने चाहिए, उसके लिए सब टीचरों के लिए सैलरी भी होनी चाहिए। और हमारे पास क्या था, संसाधनों का अभाव था। धीरे धीरे हमने जैसे ही जैसे संसाधन के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, वैसे वैसे हमने अपने एक एक प्रावधान लागू करना शुरू कर दिए। और उसी प्रावधान में हमने एक संविधान संशोधन कर दिया, इसका नाम था 86वां संविधान अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में। इसमें कहा गया कि अब 6 से 14 साल, कितने, 6 से 14 वर्ष जो बच्चे हैं, इनको हम अनिवार्य रूप से क्या करेंगे, हम शिक्षा देंगे। और इसे फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया। कहा गया कि अब फंडामेंटल राइट क्या होगा, फंडामेंटल राइट अनिवार्य हो जाएगा। मतलब एक फंडामेंटल राइट जो भी हो तो अनिवार्य हो ही गया। मतलब अब हमारा अधिकार है किसका, हम भारत के लोगों में जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनका शिक्षा पर भी अनिवार्य हक है। बात समझ रहे हैं? और ये लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2010। 10 से क्या हो गया, लागू। ठीक है, अब भारत का, इसीलिए आप जब देखेंगे तो जो प्राइमरी जूनियर जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो क्या, वो बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा देती हैं 8वीं तक, क्योंकि 8वीं में लगभग आप 14 साल के हो जाते हैं। 8वीं तक बिल्कुल मुफ्त शिक्षा देती हैं। कोई भी व्यक्ति जो क्या उम्र रखता हो, 6 से 14 साल, ठीक है, जो बच्चा जो भारतीय नागरिक रखता हो अपना, उसको हम क्या देंगे, मुफ्त में शिक्षा देंगे। और ये उसका क्या है, अनिवार्य शर्त है। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट। समझ में आ गया? अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये निवारक निरोध से संबंधित है। किससे, निवारक, ये निवारक निरोध से क्या है, संबंधित है। ठीक है, जो अगला आर्टिकल है इसमें क्या कहा गया है कि देखो, अगर जैसे कोई नागरिक है भारत का, ठीक है, हम आप सब हैं, हमको क्या मिल जाए अगर हम गिरफ्तार हो जाए, हमको गिरफ्तार, तो गिरफ्तारी से पहले हमको क्या मिलना चाहिए, सूचना, जिससे आप वारंट कहते हो, एक सूचना मिलनी चाहिए ना कि आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, मतलब क्या मिलनी चाहिए, सूचना मिलनी चाहिए। दूसरा उसे क्या होना चाहिए, वैसे अपना विधि वेत्ता, जिसे हम वकील कहते हैं, वकील करने का ठीक है, पहला काम क्या करेगा वो,
उसे गिरफ्तार करने में क्या है, अपराध की सूचना दी चाहिए। सूचना का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन से अपराध में आपको हम ले जा रहे हैं, भाई जरूरी भी तो होना चाहिए। जैसे आप लोग कह दिया कि देखो आपको हम ले जा रहे हैं, तो आप बताइए कि कौन सा अपराध किया है मैंने। ये सोचने का जो पूछने का हमारा अधिकार है, वो अधिकार क्या है, आर्टिकल 22। ठीक है। अगला क्या है कि वकील, अगर हमको जेल में हम बंद हो गए हैं, या हमको मतलब जेल हो गई है किसी भी कारण, या हमको कोई गिरफ्तारी हमारी हो गई है, क्या हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हमको अपना एक विधि व्यवसायी मतलब वकील रखने का अधिकार है। ठीक है। अगला क्या है, किसी भी व्यक्ति को, देखो निवारक निरोध पहले समझ लेते हैं होता क्या है। दो टाइप की चीजें होती हैं। एक, इसका उपबंध इसलिए किया गया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो वो अगर किसी गतिविधि में संलिप्त है, मान लो कि आप गांव में है या शहर में है, आप सरकार को ऐसा लग जाए, राज्य को ऐसा प्रतीत हो जाए कि आपकी वजह से कोई दंगा भड़क सकता है, ठीक है, आपकी वजह से आप मतलब ऐसी गतिविधियां अंजाम दे सकते हैं जो समाज के हित में या देश के हित में नहीं है, आपने भी दी नहीं है, तो इसके आधार, इसका जो टाइप है क्या कह लें, इसका पहले टाइप में टाइप ए है, उसमें कहता है कि अभी गतिविधि को आपने अंजाम दिया नहीं है, लेकिन आप ऐसा करने में सक्षम हैं, आप दे सकते हैं, इस आधार पर आप क्या करते हैं, आपको निवारक निरोध में रखा, नजरबंद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, नजरबंद। नजरबंद सुना है ना, यही से होता है। अभी आपने सुना होगा कि किसी विशेष राज्य के व्यक्तियों को, उनके नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, सुना है। तो वो किसके आधार पर किया गया है, आर्टिकल 22 के आधार पर। क्योंकि ऐसा हो सकता है, जैसे अभी जब आर्टिकल 370 वाला मुद्दा हुआ था हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो वहां के जितने भी राजनेता थे जिनपे शक था, सरकार को लगा था कि ऐसा कुछ गतिविधि कर सकते हैं ये, उनको क्या कर लिया था, नजरबंद कर दिया गया कुछ समय के लिए, समय के साथ छोड़ दिया गया। तो जो नजरबंद किसी को किया जाएगा, और दूसरा, आपने कोई गतिविधि में आप संलिप्त हैं, आपने कोई काम ऐसा कर दिया है कि आप, तब भी आपको क्या नजरबंद रखा जा सकता है, क्यों, आपसे पूछताछ करने। बात समझ पा रहे हैं। एक में ये क्या होता है, ये खा टाइप, जो टाइप है ये क्या है, मतलब टाइप ए में क्या है, आपने कोई कानून का उल्लंघन अभी किया नहीं है, या आपने किसी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन आप अंजाम दे सकते हैं इस आधार पर। दूसरा आधार क्या है कि आप दे चुके हैं, अब आपसे पूछताछ भी तो होगी, एक दिन में तो आप जवाब नहीं दे देंगे, तो आपको कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, नजरबंद रखा जाएगा, पुलिस अपने समक्ष रखेगी और आपसे पूछताछ करेगी। इसे क्या बोलते हैं, निवारक निरोध। इसमें एक बात और है, इसमें आपको अधिकतम कितने साल, कितने दिन के लिए रखा जा सकता है, तो 3 महीने तक। कितने, 3 महीने अधिकतम नहीं है, 3 महीने लिख लीजिए पहले, 3 महीने तक रखा जा सकता है। आगे अगर मजिस्ट्रेट जो है ना, जो मजिस्ट्रेट है आपका, क्या है, मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट फिर से आपको क्या अनुमति दे दे कि ले जाइए, समझिए इस बात को, कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति जिसको निवारक निरोध के चक्कर में क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और बंद करने के बाद 3 महीने तक तो उसको रख सकती है वो, लेकिन 3 महीने के बाद उसे कहां ले जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया कि इसे रिलीज कर दो, तो रिलीज करना पड़ेगा। और अगर कह दिया कि नहीं, एक बार और पुलिस ने, मान लीजिए कोई ऐसा कुख्यात अपराधी है, 3 महीने में वो मतलब नहीं कबूल रहा है, कोई चीज बता ही नहीं रहा है, ऐसे लोग होते हैं ना, तो अगर नहीं बता रहा है, अगर नहीं बता रहा है तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट फिर से अगर रिक्वेस्ट करती है पुलिस के भी नहीं बताया है, बताने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लगता है अभी, अगर मजिस्ट्रेट का अनुमति मिली तो 3 महीने के लिए फिर उसे निवारक निरोध में रखा जा सकता है। बात समझे। और ये गतिविधि ऐसे कर करके केवल वर्तमान में एक नियम निकाला गया है, कब, वर्तमान में इसे 12 महीनों तक, कितने महीने तक, 12 माह, 12 माह तक इसे बढ़ाया जा सकता है समय के साथ। समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला आर्टिकल समझिए। तो ये क्या था, ये निवारक निरोध से संबंधित था। इसमें हमको क्या क्या अधिकार मिले, वकील रखने का अधिकार है, ठीक है, और क्या करने का अधिकार है, सूचना, मतलब किस आधार पर हमको जेल में ले जा रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, उसका अधिकार है। दूसरा अधिकार यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर निवारक निरोध के तहत से नजरबंद किया जा रहा है, उसे सिर्फ 3 महीना किया जाएगा। उसके भी 2 आधार हैं,
या तो क्राइम में संलिप्त होने वाला है या तो हो चुका है पहले से ही, उसे कबूलने के लिए कि आप कबूलनामा करिए अपना, या कोई और चीज हमको बताइए कि और क्या क्या जानते हो आप गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा समझाइए। ठीक है, समझ में आया बात। और अगर ऐसा हो जा रहा है तो 3 महीने बाद मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट ने कहा कि रिहा करो, रिहा करना पड़ेगा, कहा 3 महीने और ले जाओ तो और ले जाएंगे। ऐसे कर करके उसे 1 साल तक रखा जा सकता है। ये अभी वर्तमान का नियम है। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 23 में क्या है? बलात्श्रम। क्या है? बलात्कार। ये किसकी बात करता है? बलात्श्रम की बात करता है। ठीक है, इसमें ये उपबंध दिए गए हैं कि जैसे पहली चीज क्या नहीं होगी, मानव तस्करी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? मानव तस्करी नहीं होगी। मानव तस्करी समझते हैं भाई, इंसान की खरीद फरोख्त नहीं होगी कि मान लो एक व्यक्ति को यहां से खरीद लिया, वहां रख दिया गया। पहले जमाने में होता था ना ऐसा, बढ़िया बात थी। तो इसलिए राज्य ने क्या किया है कि अब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं करेगा, खरीद फरोख्त भारत में निषेध हो गया है, बैन हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। अगला क्या है? कोई व्यक्ति कौन सा मजदूरी? बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता। बंधुआ मजदूरी समझते हो? आपको बुला, सामंती व्यवस्था में खूब हुआ हमारे यहाँ, किसी को बुला लिया, आज भी है छोटे मोटे सामंत तो आज भी मिल जाते हैं। आप जाइए देखिए, आपको गांव में शहरों में हर जगह छोटे मोटे सामंत मिल जाएंगे। गांव में तो आज भी जो ग्रामीण इलाका है वहां पर सामंती व्यवस्था आज भी थोड़ी होती है, जिंदा है। लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि आपको कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता। अगर आपका मन नहीं है तो आप मजदूरी नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? अगला क्या है? जबरन। कोई आपसे क्या नहीं करवाएगा? जबरन श्रम नहीं करवाएगा कि आपको पकड़ लिया, आपको करना ही करना है बलपूर्वक। कि देखो, जैसे मान लो कि आपको कोई काम नहीं आता, लेकिन अब आपको पकड़ लिया गया, कहा यह काम करना पड़ेगा, तुम ही करोगे, करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई भारत में नहीं करेगा। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति हो, कौन सी स्थिति? आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल समझ, मान लीजिए बाढ़ आ जाए, बाढ़ आ रही है, खूब देख रहे हैं आजकल ऐसे जगह बाढ़ चल रही है। अभी बाढ़ आ जाए तो मानो तो राज्य क्या करेगा? राज्य नागरिकों से उम्मीद करता है कि आप लोग क्या करें, आप लोग उसमें सहयोग कराएं। ठीक है, और उसमें क्या करेगा? लेकिन अगर आपातकाल के समय अगर वो रखेगा तो उसे एक चीज करना जा सकता है। क्या? अगर आपातकाल के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो मजदूरी श्रम करेगा, जैसे मान लीजिए रेस्क्यू टीम में आपको लगा दिया गया कि सबको बचाओ, तो उस बचाने के लिए आपको राज्य प्रतिफल देगा, उचित प्रतिफल देगा। प्रतिफल समझते हैं, कुछ सैलरी वेजेस, कुछ रुपए देगा। डन। लेकिन इसमें आपको आप ये नहीं कहेंगे कि अब देखो हम बलुआ मुझे नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो कैसी बात है? आपातकाल की बात है। समझ रहे हैं? चलिए अगला, अगला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 24। ये क्या है? ये बाल श्रम के लिए है। किसके लिए है ये? बाल। ठीक है, बाल श्रम के लिए। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है कि कोई ये बालकों का शोषण नहीं करेगा, इसके लिए एक अलग एक व्यवस्था की गई है। क्योंकि बालक, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, ये सब ना, ये सब के हाशिए वाली श्रेणी में आती है, वंचितों की श्रेणी में आती है। तो उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। बालकों के लिए उपबंध क्या है? आपने अगर पुरानी मूवियां देखी हो, पुराने समय में बात समझी हो आपने, तो बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ पे, बड़े बड़े खदानों में लगा दिया जाता था। मम्मी पापा काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो किसी ने उनके परिवार खरीद लिया, छोटा बच्चा है, उसको भी जबरदस्ती में काम करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ काम तो स्वेच्छा से होते थे, कुछ जबरन होते थे, लेकिन ये बच्चे के लिए हानिकारक है। एक छोटा से बच्चे को अगर आप धुएं के कारखाने में काम करवाएंगे तो कुछ साल बाद उसको क्या हो जाएगी? जब वो युवा होगा तो फेफड़े की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इस सबको देखते हुए 14 साल से कम बच्चे को, कितने बच्चे को? जो 14 वर्ष से कम है, उनके लिए क्या किया गया है? उनको छूट, उनको कारखाना में, कहां पे?
कारखाना में, और कहा खदान में, किसी भी खतरनाक कार्य में। ठीक, 14 है, ठीक है, 4 हो गया, कोई बात, समझे? तो 14 वर्ष से कम जितने ही बच्चे हैं उनको कहा कारखाना में। कारखाना समझते हैं? ठीक है, खदान में। खदान कौन सा? कोयला खदान, हाँ, दुनिया भर के खदान है, और लोहा का खदान का जो खदान है जहां से चीजें निकलती हैं, ये सब खदानों में, क्योंकि वहां पे जैसे मान लो कोई मिनरल, कोई बच्चा गया निकालने खदान से, हो सकता है कि वहां कोई ऐसा रासायनिक गैस अचानक से रिसाव हो जाए, तो बड़े लोगों में कम संवेदनशीलता करेगी, लेकिन छोटे बच्चों को ज्यादा जल्दी अटैक करेगी, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम भी वैसे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है? इसीलिए ठीक, तो इसको क्या कर दिया गया है? पूर्णतया बंद कर दिया गया है। अब कोई भी 14 साल से कम बच्चे को किसी भी ऐसे क्रम में नियोजित नहीं करेगा। ठीक है, अगला अगला है आर्टिकल 25। क्या लिखा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? देखो, इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को अबाध रूप से, किस रूप से? अबाध रूप से अपने धर्म मानने की क्या है? आजादी है। ठीक है भाई, अंतःकरण से, मेरे मन में, मेरे हृदय में जिस धर्म को मैं मानना चाहूं धर्म को मानूं, जिस तरह से मानना चाहूं उस तरह से मानूं। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो इसकी स्वतंत्रता पूर्णतया है। अगला क्या है? जैसे मेरा किसी एक विशेष धर्म में आस्था है, तो मैं उसी धर्म को मान रहा हूं, उसमें किसी को समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे जो हृदय में आए, मेरे जो अंतःकरण में आए, मैं वो काम करूंगा। अब इसमें एक समस्या यह है कि जैसे कुछ सीमाएं भी लगा दी गई हैं। क्या लगा दी गई हैं? सीमाएं क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, सीमाएं क्या है? सार्वजनिक कोई व्यवस्था, जिस सार्वजनिक व्यवस्था है। सदाचार, ठीक है, और क्या? स्वास्थ्य, हेल्थ आपका। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इस चीज में, स्वास्थ्य में, सार्वजनिक क्या हो गया? व्यवस्था में, सदाचार में, अगर इस चीज का समाज में आप हनन करेंगे तो आपका ये जो आर्टिकल जो आपको स्वतंत्रता दे रहा था ना, ये नहीं देगा, वहां पे सीमाएं लग जाएंगी। जैसे सपोज करिए कि आप कोई ऐसा रिचुअल मान रहे हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। भाई, आप सुबह सुबह उठते हैं और खूब प्रकृति पूजा करते हैं, ऐसा कुछ समझ लीजिए। आपने सब उठाया अपने यहाँ से और एक जगह पे कुछ ऐसे उसको बढ़िया जला दिया और बढ़िया धुआं धुआं हो गया। ठीक है, और लोगों को उस धुएं से क्या प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन आप इस नाम पे कर रहे हैं। हो सकता है आपकी आराधनाएं हो ऐसी, हो सकता है कुछ ऐसे नियम आपने, आपके पूर्वजों ने बनाया और ट्रेडिशनल चलता आ रहा हो, लेकिन वो ट्रेडिशनल किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप कदाचार करने लगे कि देखो, धर्म के नाम पे किसी का शोषण न करने लगे आप कि ऐसा करना ही होगा, तुमको तो यहाँ का रखना ही होगा, तुमको यहाँ झुकना ही होगा। ऐसा नहीं, ये नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? डन। चलो, अब अगला आर्टिकल कौन सा है? इसमें और हम समझ सकते हैं, सती प्रथा था हमारे यहाँ, सती प्रथा था ना हमारी, एक क्या था हमारा, एक मतलब परंपरा चीजें थी, ट्रेडिशनल लाइफ था हमारा, हम जो करते आ रहे थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ गया? उसको रोक दिया गया। क्यों? कदाचार है ना ये किसी के ऊपर, भाई उसके साथ अच्छा विचार नहीं है, ये है अच्छा विचार किया आपने, नहीं किया। और क्या हो सकता है? मंदिरों में प्रवेश आप नहीं देने दे रहे हैं किसी को, ये तो मुद्दा है। कोई मंदिर में जा रहा था, आपने कहा देखो हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, हमारे जीसस, हमारे यहाँ पे आप नहीं जाओ। हालांकि वो बात अलग है कि अभी कुछ धर्मों में, ठीक है, अभी मतलब जेंडर समानता नहीं आ पाई है। ठीक है, क्यों नहीं आई हो, समाज देखेगा और समझेगा, उसे देखा जाएगा। बट अभी हिंदू धर्म में रीति रिवाज में पहले ऐसा था, कई मंदिरों पे मैंने आपको बताया है, पिछली क्लास में भी बताया है, अयप्पा मंदिर है, सईदेव मंदिर है। आप अगर वहां जा रहे हैं और किसी विशेष रिचुअल्स के लिए आपको रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपके, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका और आप रोक रहे हैं, तो अपना तो अधिकार आप देख रहे हैं, लेकिन दूसरे का अधिकार का हनन कर रहे हैं ना। समझ आ रहा है? इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? पूर्णतः इसको सीमाएं लगा दी गई है।
अगला आर्टिकल कौन सा है? 26। ये क्या करता है? धार्मिक कौन? धार्मिक जितने संप्रदाय हैं, कौन है? संप्रदाय जितने, ऐसे लिख लो। और धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदायों में स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे संप्रदाय क्या होता है? मेरा कोई धर्म होगा व्यक्तिगत, है ना? व्यक्तिगत मेरा कोई धर्म हो सकता है, होगा ही। हर व्यक्ति का अपना अपना एक धर्म होता है। एक धर्म के विशेष लोगों ने, एक ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए तो किसी एक संप्रदाय में कन्वर्ट हो गए, किसी एक विशेष ईश्वर को मानने की प्रक्रिया हो गई। मान लो मैं एक विशेष ईश्वर को मानता हूं, मेरे साथ 10 लोग और विशेष ईश्वर को मानते हैं, तो क्या हो गया? एक संप्रदाय हो गया। हो गया, एक व्यक्ति के फॉलोअर हो गए इतने। वो अगर हो गए तो उनको क्या है? उनको स्वतंत्रता है। किस चीज की? प्रबंधन की। ये क्या कर सकते हैं? ये जो संप्रदाय है ना, इसका क्या कर सकते हैं? इसका स्थापना कर सकते हैं। ठीक, इसका क्या कर सकते हैं? प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? उसका स्वामित्व भी अपने पास रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी एक विशेष कोई आस्था होगी किसी ईश्वर में, मेरे जैसे उसी ईश्वर को मानने वाले और 10 लोग होंगे। 10 लोगों को हमने बनाया तो हमने एक संप्रदाय की स्थापना कर दी। ठीक है, एक कोई विशेष मंदिर मठ बनाया होगा अपने लिए। ठीक है, मंदिर मस्जिद मठ कुछ भी बनाया होगा। वहां अगर बनाया है तो उसका प्रबंधन कौन करेगा? ये हमारा संप्रदाय ही करेगा। इसकी हमको क्या है? छूट है। वहां पे कुछ लोग चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, संपत्ति भी कुछ करेंगे, अर्जित करेंगे। वहां पे किसको छूट है? वो भी उसको अर्जन जो संपत्ति का है, जो वहां पे चढ़ाया चढ़ेगा, वो कौन देखेगा? इस संप्रदाय के विशेष लोग ही उसका अर्थ रखेंगे और उसका स्वामित्व भी रखेंगे, रुपए अपने पास ही रखेंगे। बात समझ आ रहा है? इसके लिए क्या बनाया गया है? ये छूट बनाई गई है। ठीक, अगला क्या है आर्टिकल? इसमें क्या है? धार्मिक कराधान की स्वतंत्रता। देखो, ऐसा है कि कोई भी धर्म, अभी बात सही ना, मान लो वही आपका संप्रदाय है, आपका कोई धर्म होगा, उस धर्म में अगर व्यक्ति, आप क्या कर सकते हैं? अगर आप मान लीजिए कि कोई प्रचार प्रसार पे, ऐसा समझो कि मैं एक विशेष धर्म मानता हूं, उस विशेष धर्म में आप लोग भी एक विशेष धर्म मानते हैं, उस विशेष धर्म में उसके कुछ लोग फॉलोअर होंगे, उस फॉलोअर में, उस समाज में, उस धर्म को लोग क्या कर देंगे? उसके प्रचार प्रसार के लिए चंदा देंगे कुछ। बात समझ पा रहे हो? मान लो किसी ने चंदा दिया, अब अगर चंदा दे दिया तो उस चंदे पर क्या नहीं लगेगा? कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। बात समझे? क्या नहीं लगेगा? कर नहीं लगेगा। समझे? हालांकि इसका लोग दुरुपयोग भी करा करते हैं। ठीक, आप किसी भी धार्मिक संस्थान में गए हैं, आपने 1 लाख चंदा दे दिया और वहां से 10 लाख का रसीद कटवा ली। ठीक है, क्योंकि मंदिर को भी टैक्स नहीं देना है और आपने जितने का रसीद कटवा लिया, आपका भी टैक्स माफ हो गया। ठीक है, तो ये जो आपकी ब्लैक मनी थी वो 9 लाख क्या हो गई? व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ऐसा होता है, सुना है मैंने ऐसा, कैसा होता है। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल इसका लोग दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, हर चीज बनी किसके लिए है? सदुपयोग के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, ठीक है, वो हमेशा हैं, रहते रहेंगे, उनमें कम ज्यादा होती रहती है लेकिन मात्राएं तो होती ही। वो लोग हमेशा उसका क्या करेंगे? दुरुपयोग ही करेंगे। ठीक है, तो लोग करते हैं। अगला क्या हो सकता है? एक बात और समझो, पूजा पे, पूजा पाठ पे, आपके नमाज पे, ठीक है, किसी रिचुअल पे, किसी आस्था पे, किसी की आराधना करने पे, इस पे कोई कर नहीं लगाया जाएगा। जैसे आप कहीं बैठे थे, आपने नमाज पढ़ लिया, लाओ 50 रुपए, क्या? टैक्स। आप गए थे किसी मंदिर, पूजा किया, लाओ 100 रुपए, क्या है? टैक्स। कौन ले रहा? राज्य। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपके इस पे कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन क्या कुछ टैक्स सरकार ले सकती है राज्य? हाँ, ले सकती है। कौन सी?
कोई पूजा स्थल है, मंदिर है, उसके बाहर प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करानी है तो उस पर टैक्स सरकार लेगी। समझ में आ रहा है? सड़क सुरक्षा के लिए उस पर सरकार ले सकती है, इस पर राज्य आराम से धार्मिक, समझ पा रहे हैं भाई, धार्मिक स्थल के बाहर सुरक्षा कराएगी सरकार, ठीक है, और कुछ गतिविधियां कराती है, आपके लिए कराती है, मंदिर के लिए ही कराती है, तो उस पर सरकार क्या कर सकती है, उस पर टैक्स ले सकती है, ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा आर्टिकल, ये आर्टिकल क्या था, 27 था ना, ये आर्टिकल 27। समझ में आ रहा है अच्छे से, दिक्कत नहीं। आर्टिकल 28 में क्या है कि शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा किसमें है, शैक्षणिक संस्थानों में क्या होगा, क्या होगा, धार्मिक शिक्षा हो, क्या होगी, ठीक, शैक्षणिक संस्थानों में क्या, धार्मिक शिक्षा। ये कह रहा है कि देखो, अगर कोई कोई भी संस्थान, ठीक है, अगर राज्य द्वारा, किसके द्वारा, राज्य द्वारा, ये शैक्षणिक धार्मिक शिक्षा किसमें, अगर ये कोई शैक्षणिक संस्थान जो है ना, वो अगर धार्मिक शिक्षा दे रहा है, कैसे, अगर राज्य द्वारा, किसके द्वारा, राज्य द्वारा, समझते हो, मतलब सरकारी हो, अगर वो सरकारी है, पूर्णतः सरकारी है, तो उस पर क्या दी जाएगी, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या है, वो अर्ध सरकारी है, क्या है वो, अर्ध सरकारी है, जिसे हम मान्यता प्राप्त बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या दिया सकती है, दी जा सकती है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त, कौन सा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त कोई भी धार्मिक संस्थान हो, वो चाहे तो धर्म की धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन उस पे व्यक्ति का मन, अगर मेरा मन है तो मैं उसमें शामिल हूं, मेरा मन नहीं है तो मैं शामिल ना हूं, वो स्वेच्छा पर है, किस पे है, स्वैच्छिक है, ठीक है। अगला क्या है, कोई प्राइवेट, बात समझ पा रहे हैं, ये सरकार द्वारा था। दूसरा क्या हो सकता है, सहायता प्राप्त, किसके द्वारा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, और तीसरा एक और तो हो सकता है, क्या, निजी, ऐसा तो हो सकता है, जैसे ऐसा समझो कि मान लो, ये तो आप बात समझ गए कि सरकारी होगा तो नहीं दिया जाएगा, अर्ध सरकारी होगा तो दिया जा सकता है, लेकिन लोगों की स्वेच्छा पे आधारित है कि वो हिस्सा ले या हिस्सा न ले, और या वो संस्था मतलब कोई धार्मिक शिक्षा दे या ना दे, बात समझ पा रहे हैं। एक होता है निजी, जैसे आप देख रहे होंगे कि इस्लाम धर्म में एक कॉन्सेप्ट है मदरसा का, हिंदू धर्म में एक गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है, वहीं ईसाई में मिशनरी स्कूलों का कॉन्सेप्ट है, बात समझ पा रहे हैं। तो वो चाहे क्या हो, वो चाहे मदरसे हो, चाहे क्या हो, गुरुकुल हो, या कोई मिशनरी स्कूल हो, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो किसी राज्य द्वारा, मतलब राज्य नहीं करेगा ना, लेकिन आप खुद तो करवा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, शायद ये रही होगी कि जब आर्टिकल 28 में बात कही गई है कि कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, राज्य का नहीं होगा, तो मदरसे कैसे खुल जाते हैं, या गुरुकुल कैसे, या मिशनरी कैसे, ये इसीलिए क्योंकि वो निजी है, वो व्यक्तिगत फंड पर आधारित है, उसमें राज्य का फंड नहीं है, और अगर राज्य ने अंशतः भी फंड कर दिया, ठीक है, तो उसमें मामला स्वैच्छिक हो जाएगा, समझे बात, अगर पूरा कर दिया तो भी कोई बात नहीं, ठीक। अगला है आर्टिकल 29, अगला कौन सा आर्टिकल है,
29। इस पे किसका है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। इसका ठीक है, क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अगला क्या है? देखो ऐसा है ना कि जो अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम है, भाई अपने भारत की अभी जो आबादी है लगभग 140 करोड़ प्लस है। हमारे यहाँ बहुत सी जातियों की विविधताएं हैं, है ना। जाहिर सी बात है कोई एक जाति के बहुत सारे लोग होंगे, धर्म के बहुत सारे लोग होंगे, एक धर्म के कम लोग होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा धर्म हो जिसे हम आप जानते ही ना हो, उसको मानने वाले केवल 10 ही लोग हों। ऐसा भी तो हो सकता है ना। और ऐसको मानने वाले होते हैं ना, तो हमारे संविधान में इतनी बारीकियों का भी ध्यान रखा गया है कि उनके भी हितों का हम संरक्षण कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? उनको कुछ अधिकार है। कैसे अधिकार? भिन्न भाषा या लिपि का। जैसे मेरी लिपि क्या है? देवनागरी है ना। मेरी भाषा, जिसे भी जो बात कर रहा हूं मैं, हम लोग बोल रहे हैं हिंदी। उस व्यक्ति की विशेष भाषा हो सकता है कुछ अलग हो, भिन्न हो, जो हम लोग जानते ना हो यही हो, वो भी हो कुछ ऐसा। उनका कम्युनिकेशन का जो साधन हो वो कुछ अलग हो सकता है। उनकी संस्कृति अलग हो सकती है। जैसे आप किसी खासकर जनजातीय क्षेत्र में आप जाएंगे, उनका पहनावा में बड़ा अंतर है। वो आज भी विशेष आप देखेंगे मोरपंख वगैरह कुछ लगा होगा कि ऐसे, और एक अलग वेशभूषा में रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे वेशभूषा में या तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में लोग रहते हैं और ये तो नहीं रहते हैं। तो क्या उनके हितों का संरक्षण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसीलिए संविधान में उनकी भी व्यवस्था कराई गई है। ठीक है, तो किसका है? भाषा का, लिपि का। ठीक है, भाषा और लिपि का। और क्या हो सकता है? संस्कृति। ठीक है, संस्कृति मतलब कल्चर, समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो भाषा, संस्कृति, लिपि, इस सब का क्या है? अगर उनकी भिन्न भी है तो उनका क्या होगा? उनका संरक्षण होगा। ठीक है, अगला, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? समझो, ऐसा है कि अगर मान लो उन्होंने कोई शैक्षिक संस्थान खोल दिया, किसने? अल्पसंख्यक लोगों ने। ठीक है, तो राज्य ये नहीं कहेगा, और राज्य से क्या कर दिया? फंडिंग मांग ली, कोई फंड कर दो राज्य हमको आप। ठीक है, तो राज्य इग्नोर नहीं करेगा, सिर्फ इस आधार पर कि उनकी क्या है? उनका धर्म, उनकी जाति और उनका भाषा अलग है। इस आधार पर राज्य मना नहीं कर सकता। और आधार है मना करने के, लेकिन इन आधारों पर तो मना वो नहीं कर सकता कि तुम इस जाति से हो, तुम्हारी भाषा ये है, तुम्हारी लिपि ये है, तो तुमको हम फंडिंग नहीं करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? राज्य को सहायता देनी पड़ेगी, उसे वंचित राज्य नहीं कर सकता। ठीक, अगला आर्टिकल अब इन पे क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो शैक्षिक संस्थान है ना, उन पर क्या है? आर्टिकल 29 का 30 का है, पहले हमने 29 का। हाँ, तो 29 में भाषा लिपि का ही था। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बोल गया। 29 में सिर्फ इतना था कि जो भाषा लिपि आपकी है क्या, उसको बनाने का अधिकार है हर राज्य को है, हर राज्य के मतलब नागरिक को है, सॉरी, अल्पसंख्यक में कोई भी हो। आर्टिकल 30 ये कहता है, जो मैंने उसमें जोड़ दिया, आर्टिकल 30 कहता है कि राज्य क्या, राज्य सिर्फ इस आधार पर कि आपकी भाषा, इसमें क्या है कि राज्य, ठीक है, भाषा, और क्या था इसमें? धर्म, ठीक है, या जन्म, आधार। ठीक है, इतने आधारों पर क्या नहीं करेगा? वो फंडिंग देने से मना नहीं करेगा। ठीक है, वो जो मैंने 2 लाइनें उसमें बोली थी वो आर्टिकल 30 में है, समझ में आ रहा है? वो 29 में था। 30 में क्या है कि फंड की व्यवस्था करा दी गई है कि देखो राज्य को फंड देना पड़ेगा। ठीक है,
अगली चीज आर्टिकल 31 क्या है अगला? 31 जानते हैं आप लोग? इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। इसको मैं ऐसे बताया दे रहा हूं, आप लोग जान लीजिए। हमारे यहाँ एक संविधान, इसमें इसे क्या कर दिया गया है? निश्चित कर दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, कहा 300A में रख दिया गया। ठीक, एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां अमेंडमेंट एक्ट, समझे बात? 44वां अमेंडमेंट, देखो ऐसा हुआ जब देश हमारा आजाद हुआ ना, तो हम लोग को क्या चाहिए था? डेवलपमेंट करने थे, नई इंफ्रा लगानी थी हर जगह पे, कहीं फैक्ट्रियां लगानी तो कहीं रोड जाल बिछाना था, तो कहीं रेलवे ले जाना था। और जहां भी जाते थे सबसे बहुमूल्य जो इकाई थी वो थी क्या? भूमि। और भूमि किसी की संपत्ति ही होती है। अब जब भूमि संपत्ति होने लगी और संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? फंडामेंटल राइट हो गया। और अभी आर्टिकल 32 पढ़ेंगे हम, समझेंगे मेन तनाव गया। जैसे ही कोई चीज फंडामेंटल राइट हो गई तो उसका संरक्षण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा उस अधिकार का। अब लोग क्या करने लगे? जैसे ही जाते थे कि लाओ इधर रोड बिछाते हैं, लोग कहते थे कि देखो रोड नहीं देंगे, और रोड जैसे वो नहीं देंगे, अगर आपने लिया तो तुम कहां से जाते? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आर्टिकल 32 ये हमको अधिकार देता है कि आपका कोई मौलिक अधिकारों का हम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे कहां चले जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। और जैसे ही सुप्रीम, इतने केसेस हो गए, बहुत सारे केसेस हो गए। तो पहले एक काम किया हमारे समय के प्रधानमंत्री जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, तुरंत ही एक अनुसूची बना दी, अनुसूची 9 1951 में पहला संविधान संशोधन किया और संपत्ति का अधिकार को उठाकर उसमें डाल दिया और कहा कि कोर्ट ऑफ रिव्यू इसका नहीं कर पाएगी, इसका जांच नहीं कर पाएगी। हालांकि कभी पढ़ेंगे आगे चल के, बहुत सारी एक कॉन्फ्लिक्ट चला, कभी विधायिका तो कभी न्यायपालिका, कभी विधायिका तो कभी न्यायपालिका। और अंत में इस झगड़े का अंत कहां से हुआ? वो हुआ जब ऐसा संविधान संशोधन जब हुआ, ये किसने किया था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। किसकी सरकार थी? ठीक है, मोरारजी देसाई ने एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां 76 में। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इंदिरा जी के जितने भी संविधान थे उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कितने ज्यादा संविधान संशोधन किए उसने 42वां में, बहुत सारे उसके तत्वात थे। और उसको लगभग कुछ 44 संविधान संशोधन कर दिया। क्यों ने? मोरारजी देसाई ने, उसके जैसे 2 साल बाद। ठीक है, और उसी में एक नया संविधान संशोधन में जो ऐड किया वो किया क्या? 300 और इसे फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से हटा के इसको क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार कर दिया गया। इसे ठीक, और ये लिख दिया गया कि अब कोई भी किसको, जिसकी संपत्ति है उसको बिना कानून के, ठीक है, और उचित मुआवजा देने बिना उसे क्या नहीं करेगा? ठीक है, क्या नहीं करेगा? उस जमीन का अधिग्रहण नहीं करेगा, उसकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका मुआवजा दिया जा रहा है और उसके लिए कानून है, ठीक है, तो उसकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जब बाबा साहब से पहली बार पूछा गया कि आपको पूरे संविधान में सबसे अच्छा क्या लगा, बाबा साहब ने बोला आर्टिकल 32। अगर आर्टिकल 32 में पूरे संविधान से हटा दूं तो पूरे संविधान का अपने आप में कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि सबसे मुख्य चीज क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र किसके लिए होती है? जनता के लिए। जनता का शासन होता है। जितने भी राइट्स मिले हैं हमको फंडामेंटल के रूप में, सब जनता के लिए मिले हैं। अब जनता का सर्वांगीण विकास होने के लिए ही मिले। अगर ऐसा होगा कि हमने जितने अधिकार दे तो दिए कि राज्य समानता दे देगा, राज्य धार्मिक स्वतंत्रता दे देगा, राज्य शोषण के विरुद्ध अधिकार दे देगा, राज्य सब कुछ कर देगा, लेकिन जब ये बात आपका हनन हो जाएगा किसी अधिकार का, तो जाओगे कहां? ये बात जहां लिखी है वो आर्टिकल है, आर्टिकल 32, कि जाना कहां है? कंप्लेन किससे करनी है कि मेरे अधिकारों का हनन हो गया है। अगर ऐसा हो रहा है
तो इसीलिए आर्टिकल 32 क्या है, संविधान की आत्मा है, क्योंकि वो जनता के हित में है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जब हमारे मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है, फंडामेंटल राइट का, तो हम कहां जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 की महत्ता इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप हाई कोर्ट गए भी, और हाई कोर्ट में आपने देखा, आपने अपने कंप्लेन दर्ज भी करवाई कि मेरा इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और मान लो कि आपको वहां से जो भी जजमेंट मिला उससे आप संतुष्ट ना है, तो अंतिम रूप से आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट। अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की महत्ता ज्यादा हो जाती है, सर्वोच्च न्यायालय तो है ही भारत का। ठीक है, हालांकि रिट की बात करें, जब आप अपनी कंप्लेन लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उधर से क्या करता है, रिट जारी करता है आपके लिए। क्या करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या मिलता है, रिट। ठीक है, हाई कोर्ट के पास ज्यादा रिट है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है वो केवल फंडामेंटल राइट को ही ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, या उन्हीं पे ही काम ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए पहले हम इनको अच्छे समझ लेते हैं। पहला रिट हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब इतना है कि अगर हमको कोई भारत का नागरिक किसी निजी संस्था में या किसी सार्वजनिक संस्था में या गिरफ्तार ही कर लिया गया हो, और अगर वो अपने उस व्यक्ति से जो गिरफ्तार किया गया है उससे उसका कोई करीबी, कोई पड़ोसी, कोई परिवार का व्यक्ति उससे मिलने गया है, और अब उससे किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, या वो व्यक्ति जो अंदर कहीं किडनैप नहीं कहेंगे, जहां पे वो बंद है, या जहां पे वो जैसे मान लीजिए गिरफ्तार है, तो इस बात से बार बार कह रहा है कि मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए, और घर वाले मिलने नहीं दे रहे हैं। कोई निजी संस्थान में वो है, उसे अंदर बंद करके रखा है, वो बार बार कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए, मिलने दे रहे हैं। तो बाहर व्यक्ति जो इस समय हो, उसका करीबी, उसका पड़ोसी या उसके घर का व्यक्ति, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक रिट निकालता है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और वो क्या कहता है, वो अपने यहाँ मतलब जो वो संस्था होगी, चाहे वो निजी हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे वो गिरफ्तारी में किया गया हो, उससे कहेगा कि देखो, जो आपके पास जिसको आपने गिरफ्तार करके कैद में रखा है, उस व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो प्रत्यक्ष रूप से। इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला आर्टिकल, अगला जो आपका रिट है उसका नाम है परमादेश। नाम से कंफर्म है, आदेश, परम आदेश। किसका आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ठीक है, परमादेश की अंग्रेजी होती है मैंडमस। क्या होती है, मैंडमस। किसी आप मान लीजिए कि कोई भी ऐसा अधिकारी है, सार्वजनिक अधिकारी है, कहां का अधिकारी है, या कोई संस्था है, आप किसी संस्था में गए, किसी अपने काम के लिए गए होंगे। ठीक है, वो अधिकारी या वो संस्था अगर आपके उस काम को लेके, और वो काम आपका फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, कोई कार्य आपका है, आपके मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, और वो कार्य अगर नहीं कर रही है, तो आप सीधा फिर कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी दूसरी रिट निकालेगी जिसका नाम है परमादेश। वो कहेगी कि हम आदेश देते हैं इस संस्था को, इस सार्वजनिक अधिकारी को, कि इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे, ये मेरा परम आदेश है, और अगर आप नहीं माने तो आपके साथ जो होगा आप समझ भी नहीं सकते हो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगली चीज, अगला जो रिट है उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा। क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। ठीक है, अगला रिट जो है उसका नाम क्या है, उत्प्रेक्षा। ठीक, उत्प्रेक्षा को बोलते हैं प्रोहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप का कोई फैसला किसी कोर्ट में चल रहा है या आपके खिलाफ चल रहा है,
ठीक है, अगर चल रहा है और उस अदालत में कार्यवाही अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन उस अदालत के कार्य क्षेत्र में वो आता ही नहीं है, जो फैसले पे वो निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है या उसमें काम चल रहा है निर्णय का, वो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, तो आप कहां जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी? एक रिट निकालेगी जिसका नाम है उत्प्रेक्षा, और उस अदालत पे कहेगी कि आप ये जो फैसला सुन रहे हो इसको मेरे यहां ट्रांसफर कर दो, इसको अब मैं सुनूंगा। बात समझे? उसे कहते हैं उत्प्रेषण। अगला जो रिट है उसे कहते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध की अंग्रेजी होती है सर्टियोटनी होती है, ठीक है, सर्टियोरारी लिखते हैं इसे, ठीक है, होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो केस इसमें भी वही है जो उत्प्रेषण में था। इसी अदालत में, ऐसे अदालत में मुकदमा चल रहा है जो अदालत के क्षेत्र में मामला था ही नहीं और उसमें सुनवाई कर रहा है, लेकिन यहां से सुनवाई नहीं कर रहा है, यहां जजमेंट भी आ चुका है, फैसला हो गया है, उसको सजा भी हो गई है, तो व्यक्ति कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगी, एक रिट भेजेगी, उसका नाम है प्रतिषेध, और उस मामले को वही खत्म कर देगी और उसको अपने पास ला लेगी वो से, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिषेध कहते हैं। अगला जो है उसे कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। क्या कहते हैं? अगला और पांचवा और अंतिम रिट है। अधिकार प्रेक्षा, इसे बोलते हैं क्यों वारंटो। इसका नाम है अंग्रेजी में क्यों वारंटो, ठीक। इसका सिंपल सा मतलब है कि किस आधार से, क्या मतलब है? किस आधार से। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है तो अदालत उससे रिट भेज कर पूछती है कि आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे हैं, क्या आपका जो अधिकार है कहीं कहीं आपने इसका कब्जा तो नहीं कर लिया है, अगर कब्जा जमाए बैठे हैं तो क्या आप इसके अधिकारी हैं? बात समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं आके बस बैठ ही गए हैं, किस हक से बैठे हैं आप, अधिकार क्या है आपका, ठीक। इसे क्या कहते हैं? अधिकार प्रेक्षा। और इसी के साथ अपना आज आर्टिकल 32 समाप्त हुआ है, ठीक है, और अगला क्लासेस फिर हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू। आर्टिकल है 33। आर्टिकल 33 ये कहता है कि देखो ऐसा है ना, आर्टिकल 33 की सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जो सशस्त्र बल है, कौन? सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल है। जो हमारी पुलिसिंग है, क्या है? जो हमारी अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, खुफिया एजेंसी है, ये लोग जो हैं इनको कहता है कि आप लोगों को, देखो हम सबको तो फंडामेंटल राइट मिल गया, लेकिन क्या अर्धसैनिक बल को क्या मिलेगा? तो नहीं, वो सीमित रखे जाएंगे या तो नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करिए खुफिया विभाग कोई व्यक्ति है, खुफिया विभाग कैसे काम करता है आप सब जानते हैं। काम ऐसे होता है कि वो अंडर कवर्ड रहता है ना। जैसे इस समय जो हमारे चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर जो अपने हैं, ठीक है, इस समय जो अजीत डोभाल सर को रख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है, उनका जब वो खालिस्तानी वाला मामला चल रहा था तो कहते हैं उन्होंने यहाँ पे रिक्शे चलाए हैं भाई इंडिया के दिल्ली में, ठीक है। तो आप बताओ आईपीएस ऑफिसर रिक्शा चला रहा है, वो तो कह सकता है कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अर्धसैनिक बल के व्यक्ति जो, या अपने सशस्त्र सीमा बल के लोग जो बॉर्डरों पे तैनात हैं, रात रात को खड़े रहते हैं, वो भी तो कह सकते हैं कि देखो मैं 2 दिन से सोया नहीं हूं, मुझे भी नींद लेने का अधिकार है। तब तो हो गई देश की सुरक्षा, ठीक है।
कि मुझे भी एक जीवन स्तर जीने का अधिकार है, कोई भी पुलिस बल कह सकता है, तब तो हो गया। ये नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे हैं ना। इसीलिए इनको क्या किया गया है, इन पे प्रतिबंधन लगा दिया गया है कि आपका जो मौलिक अधिकार होंगे, आपके जो फंडामेंटल राइट होंगे, उस पर क्या लगाया जाएगा, उस पर सीमित अधिकार, और या तो कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, या तो सीमित कर दिया जाएगा। ठीक है। अब जितने भी बल के लोग हैं उसमें क्या किया गया, इनको स्पेशली मना किया गया है कि संगठन नहीं बना सकते हैं, अगर बनाएंगे भी तो सीमित, उसका अधिकार सीमित है। हड़ताल नहीं कर सकते हो आप कि पता लग गया कि पुलिस बल ही हड़ताल करके बैठ गई, अर्धसैनिक बल हड़ताल करके बैठ गई, क्या कुछ नहीं होगा, हड़ताल करते हैं। ठीक है। ये सब करने का अधिकार हमारा तो है ना। आर्टिकल 19 के तहत हम कहते हैं कि हम एक क्या बना लेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना रख सकते हैं। ठीक है। हड़ताल का आखिर वहां भी नहीं है, लेकिन और क्या कर सकते हैं, अपना संघ बनाइए, अपना राजनीतिक पार्टी खड़ी कर लीजिए आप, लेकिन यहां नहीं है, है तो बहुत सीमित है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में लिखा है, ये आपके कि कोई भी, देखो जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़ा कि सब नागरिकों को मिलता है, लेकिन एक और पढ़ लिया आर्टिकल 33 में कि पुलिस बल के लोग को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत सीमित मिलेगा। ठीक है। अर्धसैनिक बल को नहीं मिलेगा, खुफिया को नहीं मिलेगा। अब ये कह रहा है कि सबको, जितने भी नागरिक हैं भारत में, फंडामेंटल राइट के हमेशा सबको मिलता रहेगा। तो लिखा है आर्टिकल 34 सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। कब लगाता है, किसके, भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 34। और वहां पे ये कहता है, कहां पे, जहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ, क्या लगा हुआ, जहां पे मार्शल लॉ लगा हो। अगर कहीं पे मार्शल लॉ लागू है तो वहां पे, अच्छा मार्शल लॉ को पूरे संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। जब जब मार्शल लॉ को हम कह सकते हैं सैनिक का शासन होता है, सेना का शासन हो जाता है, जब जब सरकारों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ का जो तंत्र है वो विफल हो रहा है, तो वहां पे क्या लग जाता है, सैनिक का शासन लग जाता है, सेना का प्रशासन लग जाता है वहां पे। इसे आप राष्ट्रपति शासन भी वगैरह कह सकते हैं जगह पे। ठीक है। उसे हम, अगर ऐसी कहीं जगह है तो आपके फंडामेंटल राइट का क्या हो जाएगा, सारे फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलेंगे। बात समझ पा रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक। अगला है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 कह रहा है कि ये जो आर्टिकल 35 में है कि जो जितने भी, अभी हमने पढ़ा ना कि कौन लगाएगा, कुछ लोगों पे लगाना है, कुछ लोगों पे नहीं लगाना है, कुछ लोगों पे सीमित रहेगा, नागरिकों को पूरा मिलेंगे, लेकिन जब मार्शल लॉ लग जाएगा तो नहीं मिलेंगे। तो ये सब करेगा कौन, इसकी कानून बनाएगी संसद। कौन बनाएगी, फाइनल। लेकिन एक बात और जान लीजिए, कानून बनाने की शक्ति तो राज्य विधानमंडल के पास भी होती है। राज्य विधानमंडल कभी इस पे क्या नहीं बनाएगी, कानून नहीं बनाएगी, उसकी पावर नहीं है। समझे, संसद की पावर है कि वो क्या बनाएगा, आपके मूल अधिकारों पे जितनी भी विधियां हैं, जो कानून क्या लगाने हैं, क्या हटाने हैं, कब कब लगाने हैं, किन पे सीमित रखना है, किन को पूरा हटा देना है, ये सब कौन करेगा, ये सबका जो फिक्स करेगा वो कौन करेगा, संसद करेगा। ठीक है। इसी के साथ अपना फंडामेंटल राइट खत्म होता है। अगली क्लास होगी हमारी डीपीएसपी की। ओके, थैंक यू।